Hello everyone, welcome to Wise Education and we are doing the restriction endonuclease enzyme. हमने इसका पार्ट 1 कर लिया था. अब पार्ट 2 में हम लोग इसके अंदर कुछ अलग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. दैट इज द रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया भी था लेकिन वो ब्रीफ में डिस्कस किया था. Now today we will start in the detailed discussion history about the restriction endonuclease and the recognition site for the restriction endonuclease enzyme. There are some topics that we will discuss in this video. तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए जिससे कि आपको जो चीज़ें हैं इसकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. दैट इज द रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम. रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के अंदर हमने पहले भी किया था कि जब ये किसी भी फॉरेन डीएनए को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है या उसको कट कर सकता है, नहीं उसको कन्वर्ट नहीं होने देता, एप्लीकेशन वगैरह नहीं होने देता, तो क्या ऐसा ये नहीं हो सकता कि वो अपने भी डीएनए को, अपने जीनोम को कट कर दे? तो फिर वो किस तरह से उसको एडजस्ट करता है? तो देयर इज अ सम मॉडिफिकेशन सिस्टम इनसाइड द बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल के अंदर एक मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, जिससे कि वो अपने जीनोम को कट नहीं करता है. अब उसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है वही हम इसमें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है वो किसने डिस्कवर किया था? वो डिस्कवर किया था लूरिया एंड ह्यूमन ने और लूरिया ने 1952 एंड 1953 में इसकी डिस्कवरी की थी. साल्वेटर लूरिया और मैरी ह्यूमन जो थे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आरएम सिस्टम या रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, जिसको कि हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, आरएम सिस्टम, सबसे पहले डिस्कवर किया था. रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जो होता है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है. ऑब्वियसली हम बैक्टीरियल सेल की ही बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये सिस्टम प्रेजेंट रहता है. अब ये करता क्या है? इट प्रोवाइड्स अ डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन डीएनए सच एज दैट बोर्न बाय बैक्टीरियोफेज. तो वो क्या करता है? बैक्टीरियोफेज से, जो कि बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करता है. एक वायरस है जो बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है? इन्फेक्शन क्रिएट करता है. तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं? कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट कर देते हैं स्पेसिफिक साइट पर. ये हम लास्ट वीडियो में भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. और उसके बाद में क्या होता है कि अगर ये कट कर रहा है तो क्या ये अपने जीनोम को कट नहीं करेगा? ऑब्वियसली कर सकता है. This prevents the infection by effectively destroying the foreign DNA introduced by an infectious agent such as bacteriophage. यानी बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए अंदर एंटर करेगा बैक्टीरियल सेल की बॉडी के अंदर या प्रोकैरियोट के अंदर एंटर करेगा, तो वो उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्या करेगा? कट कर देगा. और उसके बाद में फिर क्या होगा? जब वो कट हो जाएगा तो दैट मीन्स इट इज नॉट इन दी एक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एक्टिव फॉर्म में नहीं रह पाएगा, ना ही फिर उसके अंदर एप्लीकेशन होगा, ना ही उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस, दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा. तो इसलिए इसके अंदर अपना कुछ सिस्टम भी होता है जिससे कि ये क्या करता है? अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर दे. एज द सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इस सिस्टम में मेनली पढ़ना है. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर वेरी शॉर्ट. जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो रिकॉग्नाइज करता है सीक्वेंस वो काफी छोटा होता है. और वही सेम जो रिकॉग्निशन साइट है वो बैक्टीरिया के अंदर भी हो सकती है. इटसेल्फ will almost certainly contain some within its genome, यानी इसके अपने खुद के जीनोम में भी वो साइट प्रेजेंट हो सकती है, वो सीक्वेंस प्रेजेंट हो सकता है जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, जिसको पहचान करके वो कट लगाता है. In order to prevent destruction of its own DNA by the restriction enzyme are methyl group added. मिथाइल ग्रुप इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है और मिथाइल ग्रुप को ऐड करने वाला जो एंजाइम होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम. क्या नाम होता है उसका? मिथाइल से ही हम ध्यान रखेंगे क्योंकि मिथाइल ग्रुप ऐड करना है तो एंजाइम का नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल ट्रांसफेरेज, ट्रांसफर करने वाला ट्रांसफेरेज एंजाइम. और क्योंकि मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा है तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है. ठीक है, तो ये वो एंजाइम है जो कि इस मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा किसके ऊपर? डीएनए के ऊपर. सपोज करो ये डीएनए का सीक्वेंस है तो ये कहीं कहीं पर इसमें यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा, दैट इज दी CH3.
उन साइट पर जो कि रिकॉग्नाइज हो सकती हैं, और जब ये रिकॉग्नाइज होगी तो दैट मीन्स ये कवर कर लेंगी, उसको ओवरलैपिंग कर लेगी और वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, जिसलिए वो उस पर कट नहीं लगा पाएगा। दिस मॉडिफिकेशन मस्ट नॉट इंटरफेयर विद डीएनए बेस्ड पेयरिंग एंड देयरफॉर, और एक चीज और, जो मिथाइल ट्रांसफेरेज है वो बाहर की तरफ होता है, उसकी पेयरिंग पर कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ता। एंड यूजुअली ओनली अ फ्यू स्पेसिफिक बेसिस आर मॉडिफाइड ऑन ईच स्ट्रैंड, जिससे कि कुछ बेसिस मॉडिफाई होते हैं लेकिन जो उसकी स्ट्रक्चर होती है डीएनए की उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंडोन्यूक्लियस एक्चुअली में करता क्या है? एंडोन्यूक्लियस जो है वो क्या है? क्लीव इंटरनल नॉन टर्मिनल, मतलब टर्मिनल वाले नहीं, इंटरनल जो मिड में प्रेजेंट होंगे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करता है। जैसे कि ये डीएनए है, जब हम डीएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहती है? शुगर और फॉस्फेट। ये शुगर फॉस्फेट की ये होती है, इसकी बैकबोन होती है। तो जो शुगर होती है और जो फॉस्फेट होता है तो उसके बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है 3 प्राइम और 5 प्राइम OH जो फॉस्फेट का होता है उस ग्रुप के बीच में, और 3 प्राइम क्या? एक पर्टिकुलर राइबोज शुगर या फिर आपके डीऑक्सीराइबोज शुगर के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये सिर्फ इसी को रिकॉग्नाइज करता है और इसी को रिकॉग्नाइज करके वहां पर कट क्रिएट कर देता है। दे डू सो ओनली आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस इन डीएनए विच आर यूजुअली 4 to 6 बेस पेयर लॉन्ग। 4 से 6 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं और ज्यादातर पैलिंड्रोमिक होते हैं। अब ये पैलिंड्रोमिक भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, किस तरह से प्रेजेंट रहता है। क्लियर? तो ये क्या है, इसके बारे में है कि जो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम एक्चुअली में नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये समझ लो कि वो क्या कर रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है मिथाइल ग्रुप को ऐड करके, और ये मिथाइल ग्रुप किससे होंगे? मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम से मिथाइल ग्रुप ऐड करा दिए जाएंगे डीएनए पर। डीएनए के स्ट्रक्चर पर उससे कोई फर्क नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बेसिस जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, जिससे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। क्लियर? यही इसका बेस जो मेनली है, जो समरी है इस पूरे पैराग्राफ की, वो यही है। 2-3 लाइंस में आप लोग लिख सकते हो। नाउ द हिस्ट्री ऑफ द डिस्कवरी और दी अबाउट दी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जो टर्म है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वो ओरिजिनेट हुई थी स्टडी करने के बाद फेज लैम्डा। फेज लैम्डा अगेन फिर से आपका क्या है, सॉरी ये है फेज लैम्डा जो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है तो वो क्या करता है? बैक्टीरियोफेज वायरस अगेन बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन क्रिएट करता है, और ये सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था? ये आइडेंटिफाई किया था लूरिया ने, जो कि साल्वेडर लूरिया थे, विगल, जीन वेगल एंड बर्टेनी ने 1950s में ये डिस्कवर किया था, जब वो स्टडी कर रहे थे लैब के अंदर कि इसमें कुछ इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है। तो उन्होंने क्या देखा था कि उन्होंने देखा जो इकोलाई होती है, इकोलाई इज अ बैक्टीरिया, इश्चेरिचिया कोलाई, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कुछ स्ट्रेन तो क्या हो रही है, वो डेवलप हो जा रखी है। ठीक है, मतलब कि जब वो लैबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं तो दैट मीन्स कॉलोनी उसकी अपीयर हो रही है, लेकिन कुछ की जो हो रही है कॉलोनी अपीयर नहीं हो रही है, जो यील्ड उन्हें चाहिए, मतलब जितना वो चाह रहे थे कि हमें कंटेंट इतना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, वो कम हो रहा है। तो इसका मतलब समथिंग इज गोइंग इनसाइड दिस सेल्स, कुछ ना कुछ उनके अंदर सेल्स के अंदर हो रहा है जिससे कि वो पूरी डेवलप नहीं हो पा रही है, या उनका जो एक्चुअली में कंटेंट है या जो यील्ड कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, ड्रॉप डाउन हो रही है, कुछ मैग्नीट्यूड तक, कुछ लेवल तक, 2 से 4, 6 लेवल तक वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कि इतने % उसमें कम हो रहा है। यही इसमें गिवन है। इट वाज फाउंड दैट फॉर अ बैक्टीरियोफेज लैम्डा दैट कैन ग्रो वेल इन वन स्ट्रेन, इश्चेरिचिया कोलाई, इश्चेरिचिया कोलाई सपोज करो कि क्या हो रही है, बहुत अच्छे से ग्रोन हो रही है, लेकिन जो दूसरी है इश्चेरिचिया कोलाई के सी वाली क्या हो रही है, वेल डेवलप्ड है, अच्छे से ग्रोन हो रही है, यील्ड कैन ड्रॉप सिग्निफिकेंटली, उसकी जो यील्ड है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो होस्ट सेल इन दिस एग्जांपल इज इश्चेरिचिया कोलाई के इज शोन एज द रेस्ट्रिक्टिंग होस्ट and appear to have the ability to reduce the biological activity of the phase DNA। तो इसका मतलब क्या है कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ उसके अंदर एक्टिविटी हो रही है जिससे कि फेज DNA क्या हो रहा है,
फेज डीएनए उसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है या फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है। If a phase become established in one strain, the ability of the phase to grow also become restricted in other strain। वही चीज जो अभी मैंने बताई है कि एक स्ट्रेन में तो अच्छे से ग्रो हो रही है चीजें, लेकिन दूसरे में नहीं हो रही है। तो 1960s में ये जो वर्क करते हुए लेबोरेटरी में देखा था, वो देखा था वर्नर अर्बर ने और मैथ्यू मेसेल्सन ने कि रेस्ट्रिक्शन जो है मेनली क्या होता है, एक एंजाइमेटिक क्लीवेज है जो कि फेज डीएनए पर होता है, और वो जो एंजाइम इसके अंदर इन्वॉल्व होता है उसको ही हम लोग बोल देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर मोलिकुलर सीजर। तो इस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई थी जब फेज लैम्डा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर फेज लैम्डा को ही इंट्रोड्यूस कराते हैं। एक पर्टिकुलर जीन जो हम करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, वो फेज के थ्रू पहुंचा रहे हैं उसमें, ठीक है, जो कि ट्रांसडक्शन के थ्रू हम लोग कराते हैं। लेकिन वो जीन क्या हो रहा है, जब वो जीन कट कर देगा उस जीन को, तो मतलब जो प्रोडक्शन हम चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा है। तो मीन्स कुछ ना कुछ उसके अंदर हो रहा है, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन क्रिएट हो रहे हैं जिससे वो पूरा डेवलप नहीं हो रहा, उससे जो हमें प्रोटीन या फिर जो कंटेंट हमें चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और उसको बाद में फाइनली डिस्कवर कर दिया था 1960s में, किसने, आर्बर और मेसेल्सन ने, कि उसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन क्रिएट हो रही है वो एक एंजाइम की वजह से हो रही है जिससे कि डीएनए पूरा कट हो जाता है, इसीलिए प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। क्लियर? तो ये इसकी हिस्ट्री के बारे में था। नाउ जो कुछ चीजें और थी जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड जो कि बताई गई हैं, वो ये हैं कि जो आर्बर और मेसेल्सन थे, उन्होंने जो फर्स्ट टाइप का डीएनए था जो डिस्कवर किया या जो उन्होंने बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, वो कैसा था, फर्स्ट टाइप का। नॉर्मली हम लोग इसके टाइप्स भी देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो डीएनए रैंडमली अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट, जो कट लगाता है वो रिकॉग्निशन साइट से थोड़ा सा दूर लगाता है। 1970s में ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो थोड़े से टिपिकल भी हैं, आपको सारे लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग इसको पढ़ सकते हो। थॉमस कैली एंड कैंट विलोकोक्स ने आइसोलेटेड किया था फर्स्ट टाइम सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको कि बोला गया था हेन सेकंड। ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था जो कि किससे डिस्कवर आइडेंटिफाई किया गया था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से, कि ये इस बैक्टीरिया से फॉर्मेशन इसकी होती है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो रहता है मोस्टली लेबोरेटरी में हम लोग यूज करते हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ही इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगेन जिसमें है कि हम डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई है, कैसे फॉर्मेशन होती है, कैसे रेप्लिकेशन होता है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो ये सब हम किसके अंडर लाते हैं, ये लाते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगेन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, राइट। लेटर डेनियल नेथेंस और कैथलीन डेना ने, इन्होंने भी देखा कि जो SV40 होता है, SV40 का जो डीएनए होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या होता है, क्लीवेज हो जाता है, यानी कि कट हो जाता है स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स में, और जिसको कि हम सेपरेट कर सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ठीक है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मींस इसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं किसमें, डीएनए मैपिंग में भी इसको यूज किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। ये कुछ इसके एप्लीकेशंस भी हैं, एप्लीकेशन हम बाद में भी डिस्कस करेंगे और डिटेल में। फॉर देयर वर्क इन द डिस्कवरी एंड कैरेक्टराइजेशन, इसके लिए इन सबको, जिन्होंने भी ये डिस्कवरी के बारे में, अभी जितने भी साइंटिस्ट के नेम मैंने बोले, इन सबको नोबेल प्राइज भी मिला था 1978 में, क्योंकि एक मेजर डिस्कवरी थी, क्योंकि इस लेवल पर जाकर कि ऐसा कुछ भी होता होगा तो ये किसी ने नहीं बताया था तब तक, तो इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। किस किस को मिला था, वर्नर अर्बर को, नेथेंस को और स्मिथ को, जिन्होंने की ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था। द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलाउ डीएनए टू बी मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे ज्यादा मेजर रोल जो है वो किस में है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में ही है, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, आरडीटी। तो उसके बाद बहुत सारी एप्लीकेशंस है, और जो सबसे जो प्रोडक्शन किया गया था फर्स्ट टाइम वो किया गया था इंसुलिन का, और इंसुलिन को डायबिटिक पेशेंट के लिए हम लोग यूज भी करते हैं। तो अदर वीडियोस में आप लोग देख सकते हो कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इंसुलिन की वजह से ऐसा क्या उसके अंदर हो जाता है जिससे कि उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो हम लोग इंसुलिन दे करके क्लियर कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज द रिकॉग्निशन साइट। अब ये बात हो रही है बार बार कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है वहीं पर कट लगाता है, वो साइट एक्चुअली में होती क्या है और किस तरह की होती हैं। रिकॉग्निशन साइट जो होती हैं वो साइट होती हैं दैट इज आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं आपके, यानी कि जैसे कि जो कि डीएनए के सीक्वेंसेस। एक्चुअली में डीएनए क्या होता है, इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब इसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड नहीं काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, अगेन बायोमोलिक्यूल में हम लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बस बता देती हूँ क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका शुगर होगा, फॉस्फेट होगा और आपका नाइट्रोजन बेस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड प्रोड्यूस अ डबल स्टैंडर्ड कट। डबल स्टैंडर्ड कट लगता है किसके अंदर, डीएनए के अंदर। जो रिकॉग्निशन साइट होती है वो अभी हमने डिस्कस भी की है, ज्यादातर कितने बेसिस की होती है, 4 से लेकर के 8 बेसिस तक की हो सकती है। ज्यादातर इसमें से पैलिंड्रोमिक होती है। पैलिंड्रोमिक कैसी होती है, जो कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड साइड से यानी आगे पीछे से पढ़ने पर जो हमें सेम ही दिखाई देती है। और जैसे थ्योरी में हम लोग पढ़ते भी हैं कि 2 टाइप्स जो हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं डीएनए की कि ये प्रेजेंट होती हैं। वो 2 टाइप्स कौन से होते हैं अभी हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो होता है डीएनए में वो एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर ही सीक्वेंस होगा, क्योंकि एक एंजाइम सिर्फ एक को ही रिकॉग्नाइज करेगा, दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। और इसमें डिफरेंस कैसे हो सकता है, इनकी लेंथ में डिफरेंस होता है, सीक्वेंसेस में डिफरेंस होता है और स्टैंड ओरिएंटेशन में डिफरेंस होता है कि वो 5 प्राइम एंड की तरफ करेगा या फिर 3 प्राइम एंड की तरफ कट क्रिएट करेगा या कौन से सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज द मिरर लाइक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। मीन्स ये जो होती है मिरर लाइक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जैसे कि मिरर के अंदर हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस है यहाँ पर सपोज करो जैसे कि यही इसमें गिवन है, जीटीए का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। सॉरी हम लोग इसका पेन पहले चेंज कर लेते हैं। इसमें क्या है, ये है आपका जी टी और ए, राइट। तो जी टी ए का अपोजिट अगर हम यहाँ पे कोई मिरर लगा दें, ये सपोज करो मिरर लगा हुआ है, तो हमें दूसरी साइड में कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर ये ए आ जाएगा और उसके बाद इधर की तरफ से चलेंगे तो ये आ जाएगा आपका टी और ये आपका आ जाएगा जी। दिस इज द मिरर लाइक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सेम चीज यहाँ पर यही गिवन है, जी टी ए टी जी। सपोज करो कि इसके बीच में कोई मिरर लगा हुआ है, तो ये सीक्वेंस कैसी हो गए, मिरर में जैसे हम लोग इमेज देखते हैं ना अपनी, या वर्ड्स देखते हैं कि यहाँ से शुरू और लास्ट से ही फिर स्टार्टिंग हो गई, तो वही चीज यहाँ पर दी हुई है कि इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड में एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की बात हो रही है कि इसमें सीक्वेंस ऐसे रीड किया जाता है। सेकेंड जो है दैट इज द इन्वर्टेड रिपीटेड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, राइट। पैलिंड्रोम होता है, इसमें कैसा सीक्वेंस होता है जिसमें कि सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, बट द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन आर फाउंड इन कॉम्प्लीमेंट्री। वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब देखो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये क्या है, ए के साथ ए है, टी के साथ टी है, जी के साथ जी है, मीन्स सिमिलर है दोनों। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है अगर यहाँ पर ए के साथ टी होता, टी के साथ ए होता और जी के साथ क्या होता है यहाँ पर सी होता, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि इस एग्जाम्पल में गिवन है जी टी ए और टी ए सी, यानी ये इसके साथ बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, ये कितने बॉन्डिंग के साथ बाइंड करेगा, टी ए के साथ, उसके बाद टी अगेन ए के साथ और जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया आपका सी। तो ये हो गई आपकी इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम। आपको क्लियर हो गई होगी। मिरर लाइक में क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ से चले और फिर वापस इधर ही आ जाए, तो ये हो गया इसका सीक्वेंस। लेकिन इसमें क्या है, ए के साथ में हमेशा टी बाइंड होगा तो ये टी आएगा यहाँ पर, टी के साथ ए बाइंड होता है तो यहाँ पर क्या आएगा टी, मीन्स जी टी ए टी ए सी, जी टी ए टी ए सी। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट रहते हैं। मोस्टली जो रहता है, जो यूज होते हैं वो होते हैं आपके इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम। ज्यादातर इन्हीं को यूज किया जाता है, मोर कॉमनली यही होते हैं। ऐसा नहीं है ये यूज नहीं होते, ये भी होते हैं बट रेयरली, ठीक है। तो इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम को ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो हमें डिस्कस करना है आज में वीडियो में, इसमें लास्ट टॉपिक दैट इज स्टिकी एंड ब्लंट एंड। स्टिकी और ब्लंट एंड मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत इजी है। स्टिकी एंड में क्या होता है, एक जो स्ट्रैंड होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और दूसरे वाला स्ट्रैंड कैसा होता है, छोटा होता है। मीन्स इसके अंदर कुछ ना कुछ अनपेयर्ड बेसिस प्रेजेंट रहते हैं, इसको हम स्टिकी एंड कहते हैं। स्टिकी एंड मैंने पहले भी डिस्कस किया कि कोई भी सीक्वेंस
अगर वो इस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि हमारे पास में ये दो स्ट्रैंड है, सपोज करो ये ऑरेंज कलर का हो गया और ये हो गया ये, तो ये जब हम इनको बाइंड कराएंगे तो इनको बाइंड कराना ज़्यादा इजी होगा, मीन्स इनको हम इजीली या टाइटली बाइंड कर सकते हैं एज कंपेयर टू ब्लंट एंड। ब्लंट एंड कैसे होंगे, ये आपका रेड वाला पोर्शन आ गया यहाँ पे, आई होप आपको क्लियर हो रही होगी ये चीज़ें, ये आपका हो गया रेड, चलो मैं इसे थोड़ा डार्क यहाँ पे भी कर देती हूँ, तो ये आपका ये वाला पोर्शन हो गया, तो ये पूरे टाइटली बाइंड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या होगा, पेयरिंग होगी टाइटली। लेकिन अगर ब्लंट एंड की बात करें हम लोग तो ब्लंट एंड में ऐसा नहीं होता, ब्लंट एंड में क्या होता है वो सीधे ही प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको फिट करना इतना पॉसिबल नहीं होगा या इतनी टाइटली हम उसको फिट नहीं कर सकते, स्टिकी एंड अच्छे से चिपक जाते, स्टिक हो जाते हैं, इसलिए उसको स्टिकी एंड बोलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, इको आर आई जो है स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ये किस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, AATT, यानी AATT को रिकॉग्नाइज करते हैं, इधर से भी इन्होंने AA और TT को रिकॉग्नाइज किया और ये मॉलिक्यूल हो गया आपका ये, इसने कट लगा दिया इको आर आई ने इसमें AATT पर, और ये दूसरे कलर का बैंड हमने ले लिया है, यहाँ पर हो गया आपका AATT सीक्वेंस, यहाँ भी कट लगाए यहाँ भी, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कट इसका लगेगा एक यहाँ और दूसरा लगेगा यहाँ पर, और ऐसे ही इसमें एक कट यहाँ लगेगा और दूसरा कट यहाँ पर लगेगा। यही कट लगने के बाद जब हमने इको एलाइसिस को डाइजेस्ट किया तो क्या बन गया, ये हमें अनपेयर्ड सीक्वेंस मिले, तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो गए। अब स्टिकी एंड के बाद में यहाँ पर क्या हो गया, डीएनए लाइगेज की हेल्प से हमने उसको बाइंड करा दिया। ये ब्लू और रेड कलर के जो सेगमेंट्स है आपको क्लियरली दिख रहे होंगे, इसी को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोलते हैं, यानी यही एक तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जो हम करते हैं, ठीक है। तो ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस होने में क्या होता है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और इजीली वो बाइंड हो जाते हैं, इसका बेनिफिट यही होता है। नेक्स्ट जो है ब्लंट एंड है, बहुत ही सिंपल से होता है। ब्लंट एंड में जो स्ट्रैंड्स होते हैं दोनों की जो लेंथ होती है वो कैसी रहती है, इक्वल लेंथ के होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सेम बेस पोजीशन होती है, कोई अनपेयर्ड नहीं होता, मीन्स यहाँ पर कट लगेगा एक और यहाँ पर भी एक कट लगेगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये स्ट्रैंड इस तरह से बन जाएगा, जैसे यहाँ पर कट लगा ये हो गया GGG और ये CCC, ठीक है। तो इस तरह से दो स्ट्रैंड प्रोड्यूस हो जाएंगे जो कि किसी के साथ बाइंड भी हो सकते हैं। तो जो इक्वली एंड्स प्रोड्यूस करे उसको हम बोलते हैं ब्लंट एंड, और जो कैसा स्ट्रैंड करें, एक बड़ा और एक छोटा, या एक लंबा एक छोटा प्रोड्यूस करे, उसको बोलते हैं हम लोग स्टिकी एंड्स। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और ये एग्जाम्पल है एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का SMEB1, ठीक है। तो इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस तरह से बहुत सारे सबके अलग अलग रिकॉग्निशन साइट होती हैं, किसी की ब्लंट एंड प्रोड्यूस करती है, किसी की स्टिकी एंड करती है, वो टेबल भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।